चैप्टर नंबर 8 नवल होरमुसजी टाटा। नवल होरमुसजी टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को बम्बई के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता होरमुसजी टाटा अहमदाबाद की एक मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। जब नवल केवल 4 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा आघात था। बढ़ती उम्र के अपने बच्चों का पालन पोषण करना उनकी विधवा माँ के लिए एक दुष्कर कार्य था। बम्बई में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कुछ समय तक राहत पहुंचाई। उसके बाद उनका आश्रय स्थल बना नवसारी स्थित पारिवारिक घर। आखिर में यह परिवार सूरत में बस गया। उनके ज़रूरी खर्चे उनकी माताजी द्वारा किए जा रहे जरदोजी कार्य की आय से पूरे किए जाने लगे। इसी बीच उनके दोराबजी का दृश्य पटल का आगमन हुआ। उनकी मदद से नवल के 2 भाइयों को J.N. पेटिट पारसी अनाथालय में शरण मिली। ठीक 1 साल बाद उन्हें भी यहाँ शरण दी गई। इसी अनाथालय में लगभग 300 बच्चे पल रहे थे, जिनके लिए भोजन, कपड़े तथा स्वास्थ्य हेतु एक सीमित धन बजट के रूप में उपलब्ध था। यह कमोबेश एक तंगहाल जिंदगी थी। इस स्थिति में रहकर यह बालक आगे चलकर टाटा संस्थान में एक महत्वपूर्ण पद पर जा पहुंचा। यह उनके दृढ़ निश्चय एवं व्यक्तिगत गुणों का अनोखा समन्वय था, जिसने उन्हें सफलता के लिए इस मुकाम तक पहुंचाया। जैसा कि सर्वविदित है, जमशेदजी टाटा का विवाह हीराबाई से हुआ। उनके 2 पुत्र थे, दोराबजी तथा रतनजी, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सर रतन टाटा की धर्मपत्नी लेडी नवाजबाई ने नवल होरमुसजी को तभी गोद ले लिया था जब वे अनाथालय में पल रहे थे। सन 1918 में 47 वर्ष की आयु में सर रतन टाटा की इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। सर दोराबजी की अध्यक्षता में पारिवारिक सदस्यों की बैठक में तय किया गया था संस्कार के लिए एक पुत्र का होना जरूरी है, इसलिए पुत्र के रूप में किसी को गोद लिया जाए। नवल की माँ सर रतन की सबसे प्रिय चचेरी माँ थी, इसलिए नवल को गोद लेने का निर्णय लिया गया। नवाजबाई ने इस पारिवारिक निर्णय को स्वीकार कर लिया और इस तरह नवल होरमुसजी टाटा को गोद ले लिया गया। नवाजबाई नवल को तत्काल अनाथालय से निकालना चाहती थी, लेकिन अनाथालय के नियम इसकी आड़े आ गए। वे वहां से तभी निकल पाए जब उन्होंने वहां रहते हुए 10वीं की परीक्षा पास कर ली। यद्यपि वह अचानक ही देश के एक प्रभावशाली परिवार के सदस्य बन गए थे, लेकिन उन्हें अपना अतीत हमेशा याद रहा। वे कहा करते थे कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे गरीबी के कष्टों का अनुभव करने का अवसर दिया, जिसने आने वाले वर्षों में मेरे व्यक्तित्व को तदनुसार ढाला। बम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अकाउंटेंसी में एक लघु पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वे इंग्लैंड गए। सन 1930 में वहां से लौटने के बाद उन्होंने डिस्पैच क्लर्क असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में टाटा संगठन में प्रवेश पाया। शीघ्र ही वे टाटा सन्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी पद पर आसीन हो गए। सन 1933 में वे वैमानिकी विभाग में सचिव बनाए गए। बाद में कपड़ा विभाग में एग्जीक्यूटिव के रूप में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी योग्यता देखकर सन 1939 में उन्हें टाटा द्वारा संचालित कपड़ा कारखानों का संयुक्त प्रबंध निदेशक बनाया गया। सन 1941 में उन्हें टाटा सन्स में एक डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। सन 1948 में प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड का कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वे टाटा मिल्स के चेयरमैन पहले ही बन चुके थे। आगामी वर्षों में उन्हें बड़ी तेज़ी से पदोन्नति दी गई। वे अन्य कपड़ा कारखानों एवं 3 इलेक्ट्रिक कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए तथा बाद में टाटा सन्स में उपाध्यक्ष नियुक्त हुए।
इस तरह उनके पास 4 टेक्सटाइल मिलों, 3 पावर कंपनियों तथा सर रतन टाटा ट्रस्ट के प्रबंध की सीधी जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त भी ग्रुप की कई अन्य कंपनियों तथा ट्रस्टों का मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर था। कार्य की व्यवस्थाओं से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपना शांत स्वभाव, सद्व्यवहार एवं नम्रता जैसे गुण अपने व्यक्तित्व की विशेषता बनाए रखे और ना ही वे अपने अतीत को कभी भूले। बॉम्बे हाउस में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे समाज के तमाम तबके के लोगों से मिलते रहते थे। टाटा नाम से संचालित विभिन्न ट्रस्टों से उन्हें काफ़ी लगाव था, क्योंकि इन ट्रस्टों का कार्य परोपकार की भावना पर आधारित था। अतः वे इनके कार्यों के प्रति अपने को ज़्यादा उत्तरदायी महसूस करते थे। भारतीय कैंसर सोसाइटी के वे लगभग 30 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। खेल-कूद के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया। सन 1946 से 1961 तक वे इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स के वे प्रथम चेयरमैन थे। उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी अपनी सेवाएं मुहैया कराईं। दिन भर की थका देने वाली जीवनचर्या के बावजूद वे अपने आप को तरोताज़ा बनाए रखते थे तथा समय समय पर चुटकी लेने से भी नहीं चूकते थे। वे काफ़ी मिलनसार तथा सरल प्रकृति के इंसान थे। कर्मचारी भी उनकी रोचक चुटकुलों का आनंद उठाते थे और उनका सम्मान करते थे। श्रम संबंधों के बारे में भी उनका कार्य काफ़ी बेहतर था। वे एक ईमानदार एवं खुले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कर्मचारी वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में उनकी गहरी रुचि थी। स्थितियों के अनुरूप वे अपना दृष्टिकोण सामने रखते तथा किसी समस्या के समाधान हेतु सभी विकल्पों पर यथेष्ट रूप से विचार करते थे। सन 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ में उन्होंने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का प्रतिनिधित्व किया। उनके विचारों को काफ़ी सराहना मिली। सन 1957 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की नियामक समिति का सदस्य चुना गया और वे 1989 में अपनी मृत्यु तक इसके सदस्य रहे। सन 1966 में वे देश में योजना आयोग के श्रम पैनल के सदस्य चुने गए। उनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी, जो आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। सन 1951 से 1980 तक वे इसके अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न कारणों द्वारा मालिकों एवं कर्मचारियों के बीच बढ़ रही खाई को पाटने का कार्य भी उन्होंने किया। उन्होंने निष्पक्ष एवं समुचित उपाय सुझाए। वे अपने को कर्मचारी हितों के हिमायती मानते थे एवं उनके अधिकारों एवं हितों के लिए सतत एवं उल्लेखनीय कार्य किया। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों का भी वे पूरा ध्यान रखते थे। वे भारतीय हॉकी फेडरेशन के भी कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। उनकी अध्यक्षीय कार्यकाल में भारत ने ओलंपिक हॉकी में लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। टाटा स्पोर्ट्स क्लब ने भारतीय हॉकी की महत्वपूर्ण सेवा की। वे एक सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी थे। कई बार वे एक साथ कई संस्थानों को अपनी सेवाएं दे रहे थे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्वदेशी लीग, बम्बई राज्य समाज कल्याण परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल आदि। वे कई जन कल्याणकारी ट्रस्टों के अध्यक्ष भी थे। सन 1969 में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उसी वर्ष औद्योगिक शांति बनाए रखने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। नवल होरमुसजी टाटा का विवाह सुन्नू के साथ हुआ था। उनका गृहस्थ जीवन सुखदायक नहीं रहा। नवल व सुन्नू का तलाक होने के बाद उनके पुत्रों रतन एवं जिम्मी के परवरिश की जिम्मेदारी लेडी नवाज़बाई ने संभाली। 5 मई 1989 को इस सरल हृदय एवं सुधारक प्रवृत्ति के व्यक्ति का देहांत हो गया। वे उन्नति के लिए सबको
सम्मान अवसर देने के हिमायती थे।